हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। जैसा कि पिछले पार्ट के लास्ट में जियान की आर्मी पहुंच चुकी होती लीसो रियम के अंदर। एट द सेम टाइम हमें पहली बार किसी भी वर्ल्ड का नंबर 1 आर्टिफैक्ट दिखने वाला है। हमारी बीटीएस फ्लेम एम्पर की स्टोरी उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब अगर आपने एक भी एपिसोड मिस किया तो आपके लिए आगे का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि हमें डिस्कस करना चाहिए उन एपिसोड्स को भी जो कि हर दिन डोंगो के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तुम्हारे भाई को काफी अच्छा आइडिया लगता है क्योंकि इस चीज से हमारे चैनल को वैरायटी मिलेगी। अपने अपने विचारों को बताओ कमेंट्स में। चलो हम करते हैं एपिसोड की शुरुआत। जियान को जो अचानक से थंडर गॉड स्क्रिप्चर से वो वाइब्रेशंस फील होती हैं तो अपनी आर्मी का सारा दारोमदार यिनयांग और म्यूइंग के ऊपर छोड़ जाता है। वहीं पे जियान का इस तरीके से चले जाना ये हेवली घोस्किंग और घोस्किंग गुई दोनों को डाल देता है ऑकवर्ड पोजीशन में। लेकिन जब फील करते हैं यूनिन की स्ट्रेंथ को, ये बस अपने चेहरे पे फोर्स स्माइली दिखा सकते थे क्योंकि यूनिन का ऑरा ऑलरेडी 5th रीइंकार्नेशन रियम तक पहुंच चुका था जो कि खुद इस दुनिया के डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड से बिल्कुल कम नहीं होता है। अब इन्हें बस ये नहीं पता था कि येनिन ऑलरेडी सिर्फ ट्रू 5th रीइंकार्नेशन लेवल पे नहीं है बल्कि उसके हाथ में जो टाइजी हेवली एम्पर सोर्ड है उसके साथ उसके लिए 7th ईवल गॉड का सामना करना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। बट क्योंकि 7th ईवल गॉड बहुत ही चालाक और अनप्रिडिक्टेबल है, जियान नहीं चाहता था कि येनिन ऐसा रिस्क ले। दूसरी तरफ म्यूइंग जो कि सुप्रीम कमांडर का रोल निभा रही थी, वो बोन एल्डर और बाकी के लोगों के साथ मिलकर लीसोल डोमेन की 5 अकेडमीज की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं पे यूनियन फॉलो करती है दोनों घोस्ट किंग्स को जो कि स्ट्रेटेजिक काउंसिल मीटिंग के लिए जा रहे थे। इस मीटिंग को रखने वाला गो येनिया है जो कि घोस्ट रियम सेंटर का डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड है, एक पीक 5th रीइंकार्नेशन पावर हाउस जो कमांड करता है घोस्ट वर्ल्ड की कोलिजन आर्मी को। मतलब जो अलग अलग फोर्सेस इकट्ठा हुई थी ना, तो वो इसीलिए कोलिशन आर्मी बन जाती है। हमारा ध्यान जियान की तरफ जाता है जो कि हवा को चीरते हुए किसी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। वो ईविल और इसके सामने भी नहीं आ पाते हैं, ये उससे पहले एक्सप्लोड होकर राख में बदल जाते हैं। लेकिन तब भी जियान ज्यादा बड़े धमाके नहीं करता जैसे कहीं एक्स्ट्रा टेस्ला आर्मी अलर्ट न हो जाए। उसका लक्ष्य साफ था, वो यहाँ पे सिर्फ बैटल करने नहीं बल्कि रेस्क्यू करने के लिए आया है। उसे थंडर लॉर्ड और दुकीफे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अभी वो मूव कर रहा होता है वॉइड के थ्रू। वहीं पे एक्सप्रेशंस काफी ग्रेव होते हैं, आखिर लीसोल टेरिटरी को हुआ क्या। वहीं पे थंडर लॉर्ड और दुकीफे जैसे फिगर्स ऐसे डेंजर में कैसे फंस सकते हैं कि अब बस एक 7th ईवल गॉड के पास ऐसी पावर मौजूद है क्योंकि थंडर लॉर्ड की स्ट्रेंथ तो नॉर्मल 6th रीइंकार्नेशन से काफी आगे होनी चाहिए। फिर उनके ऊपर ऐसे एम्बुश कैसे किया गया, क्या इनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। जब उसके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, हम अचानक से उसके कदमों को थमते हुए देखते हैं। इस वास्ट विस्कस इविल डिमोनिक ऑरे के बीच में जियान को कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला था, एक प्योर जगह। इस जगह को ढक रखा होता है एक हरे रंग के हालो ने जो कि एंशिएंट फॉर्मेशन बनाती है। वहीं पर जब जियान एक जगह पे रुका होता है, लगता है विशेष औरों ने उसे सेंस कर लिया था। एट द सेम टाइम शिफिंग टेम्पल के अंदर युआनियन की स्पिरिचुअल पावर वॉलेंटली ट्रेम्बल होती है क्योंकि वो सेंस करते एक अनफेमिलियर लेकिन बहुत ही पावरफुल सोल प्रेजेंस को जो उसकी एंशिएंट लाइफ फॉर्मेशन की तहकीकात कर रही थी। तुरंत ही उसकी आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहती है कौन है यहाँ पे। एक मोमेंट के बाद जिया ने सच्चाई पता लगा ली थी। वो जिस इलाके के सामने पहुंच चुका था वो लीसोल डोमेन के हेडक्वार्टर्स होते हैं, द शिफिंग टेम्पल। ये जियान के रिलीफ का कारण बनता है क्योंकि अगर टेम्पल अब भी खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस नहीं है। बिना उसमें बर्बाद करते हुए जियान आगे शूट होता है। वो थंडर गॉड स्क्रिप्चर की गाइडेंस को फॉलो कर रहा था। पीछे फॉर्मेशन को मेंटेन करने वाली युआनियन भॉइस से गोड़ के बोलती क्या अजीब पावर है। 1-2 फॉर्मेशन मास्टर उसने ये फ्लक्चुएशन सेंस की थी, वो कम से कम उसके बराबर ही की थी। इस इविल चीज से भरे समुद्र को पार करके जियान के आसपास का स्पेस अचानक से डिस्टॉर्ट होता है। वो किसी एंशिएंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर गया था। ये स्पेस घोस्ट रियम के बियॉन्ड होता है। यहाँ की डार्कनेस की गहराइयों में से जियान को अचानक से एक हल्का सा ऑरा फील हुआ था, लेकिन इसमें एक टेरिफाइंग इविल फ्लक्चुएशन भी थी। जियान बोलता है थंडर लॉर्ड की रिस्ट्रिक्शन और ये टूट चुकी है। चाहे थंडर हो, फॉरबिडन सील्स हो या फिर डेमोनिक करप्शन, ये स्पेस में एक साथ कोलाइड होते हैं। जियान कहता है उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। वो अपने हाथ में थंडर गॉड स्क्रिप्चर को बुलाता है, फिर उसकी बॉडी से होली फ्लेम और सोल पावर साथ में रप्ट हुई थी। वो वेंगोम की आवाज गूंजती है। जियान फील कर पाता है कि इस इलाके को भारी इविल ऑयल ने टच नहीं किया था। जियान के कदम फिर से आगे बढ़े थे। वो काफी लिए नोटिस करता है एक फिगर को जो कि अपने पैरों को मोड़ के स्पेस में बैठा होता है। इस व्यक्ति ने एक डैमेज्ड आर्मर पहन रखा था और उसकी बॉडी को घोस्टली इविल पावर कोरोड कर रही होती है। जियान इसे तुरंत ही पहचान के बोलता है वेस्ट टेम्पल मास्टर। जब वे शब्द उस व्यक्ति के कान में पहुंचते हैं, वो स्ट्रगल करते हुए कहता है लॉर्ड आप प्लीज ले युआन घोस्ट डोमेन के बीच में जाइए। लगता है वहाँ पे थंडर लॉर्ड को कुछ हो गया है। उसकी कॉन्शियसनेस को डार्क करप्शन खा रही थी। तभी उसके आसपास के स्पेस में पफ कर साउंड गूंजा था। एक और फ्लेम उसकी बॉडी को ढकती है। ये उसकी सोल को स्टेबलाइज करने लगी थी। जियान के पैरों के नीचे का स्पेस चटकता है। उसकी स्पीड एक्सप्लोड हो गई थी। पीछे उसकी आवाज रह जाती है कि इस पावर को टेम्पररी सप्रेस करिए। उसका फिगर किसी रोरिंग ड्रैगन की तरह लगता है क्योंकि अभी जियान अपने ऑरे को लीक होने से रोक नहीं रहा होता। उससे कई
फोर्सेस वॉलेंटली रिएक्ट करती हैं। कोई कहता है होली फ्लेम ओरिजिन, तो कोई कहता है ड्रैगन ब्लड लाइन। एट द सेम टाइम जियान भी फील करता है कि उसकी बॉडी की डेविलिश ब्लड लाइन हो, चाहे बाकी की फोर्सेस वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सब इंटेंसली रिएक्ट कर रही थी। अब कोई डाउट नहीं था कि सेवंथ इविल गॉड यहाँ पे है। थंडर एम्पर टॉम की गाइडेंस में जियान उस बहुत बड़े थंडर अबिस को कुछ ही मिनट्स में क्रॉस कर लेता है। अब सामने अपीयर होने वाला इलाका बहुत बड़ा था। ये एक सेपरेट डायमेंशन होता है जिसमें सिल्वर थंडर और डेंस डार्कनेस मौजूद होती है। इसके बीच में लटक रहा होता है एक आइलैंड। इस आइलैंड को बिल्कुल हेल की तरह वो काले रंग का घना धुआं ढक के रखता है। इवन स्पेस की पावर यहाँ पे सप्रेस होती थी। जन थंडर फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए बोलते मैं पहुंच गया। हम सीधा फोकस डालते हैं उस ब्लैक स्मोक के अंदर, जहाँ अचानक से कोल्ड आवाज कहती है थंडर लॉर्ड इस तरीके से क्यों छिपना, अब हमारे बीच की दुश्मनी को मिटाने का समय है। जिस पर ये वॉइस गूंजती है, जन की बॉडी की सारी फोर्सेस उफान मारने लगी थी। अब जो सामने चीज मौजूद है वो कोई अवतार, कोई प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि सेवन आइड इविल गॉड की ट्रू बॉडी है। अगर कहा जाए कि जन की बॉडी की कौन सी फोर्सेस इस पर सबसे ज्यादा एक्टिवेट हुई थी, तो वो होती है उसकी डेविलिश ब्लड लाइन, जो कि ऑलमोस्ट उसके कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करती है। ये आइसोलेटेड आइलैंड काफी वास्ट था, लेकिन अब से चारों तरफ से वो ऊंचे ऊंचे ग्रे थंडर के प्लेयर्स ने ढक लिया होता है और इनमें से निकलती है कोल्ड फीमेल आवाज, जिसमें घमंड, एंशियंटनेस और सबका सर झुका देने वाली अथॉरिटी होती है। वो आवाज कहती बस कोई सड़ी हुई चींटियों का झुंड। अगर मेरी मास्टर ने अपनी रिइंकार्नेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया होता तो तुझे क्रश करना किसी चींटी को भी मसलने से आसान होता। इस आवाज पे हेवन और अर्थ भी ट्रेम्बल हो जाते हैं। हवाएं भी बजिंग साउंड के साथ झंझनाने लगी थी। इसके रिप्लाई में पहले वाला ब्लैक स्मोक बोलता है एज एक्सपेक्टेड, तुम सच में लॉर्ड लेक कहलाने की वर्दी हो, लेकिन तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि थंडर अविस डोमेन ये तुम्हारी कब्र बनेगी। फिर वो कमांड देता है किंग हेजियो तुरंत ही फॉर्मेशन को डिप्लॉय करो। तुरंत ही थंडर आइलैंड को ढकने वाली वो मिस्ट ये सेसेस के साउंड साथ इवेपोरेट होने लगती है। साथ में राइज होता है वो एंडलेस ग्लूमी ऑरा, जिसकी मौजूदगी में दुनिया जमने लगी थी। हेवन और अर्थ का टेम्परेचर तुरंत ही गिर जाता है। देखते देखते वो इविल ब्लैक ची एक सिनिस्टर फॉर्मेशन में बदलने लगी थी, जो कि इस पूरे आइलैंड को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। बट इससे पहले फॉर्मेशन कंप्लीट होती एक बूम का साउंड गूंजा था। टकराती की इनविजिबल फोर्स जैसे थमे वो डार्कनेस से भरे आइलैंड में एक रोशनी का फुब्बारा फैला दिया था। ये कोई नॉर्मल सोल पावर नहीं थी, बल्कि ये पहुंच चुकी होती इमोर्टल असेंशन बाउंड्री में, और हमला करने वाले होते हैं दो लोग जो कि येंची और नॉर्थ टेम्पल मास्टर होते हैं। ये अर्जेंसी से भरी आवाज में कहते हैं योर मैजेस्टी कि आप सेफ हो। ये सुन के वो थंडर बैरियर ट्रेम्बल हुआ था। विस्फोट होता है उस बीइंग का गुस्सा। वो फ्यूरियस वॉइस गूंजती है येंची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम चारों टेम्पल्स को गार्ड नहीं कर रही। बट इससे पहले वो रिस्पॉन्ड भी कर पाती। ब्लैक फॉग में से गूंजती है वो कोल्ड लस्सी की आवाज जो कहती है तो लगता है इंसानों को एक और झुंड मरने के लिए आ गया, हाउ टचिंग। फिर शाहू पफ का साउंड गूंजा था। उस काले धुएं में से एक मैसिव ब्लैक पिलर निकलता है। नॉर्थ टेम्पल मास्टर रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं, तब तक ये उनसे कोलाइड हो गया था। तुरंत ही उनकी चटनी बन जाती है। येंची भी समय पे भाग नहीं पाती। एक ही वर्ल्ड डेमोनिक पिलर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके हाथ पैरों से लिपटती है काले रंग की चेन्स। वहीं पे वो सेवंथ इविल गॉड अब भी उस धुएं में छिपा रहता है। वो हजारों डार्क इविल एनर्जी से बने हुए खंबे ये आइलैंड को कम्प्लीटली सील कर देते हैं। हमें इस टापू के अंदर का नजारा देखते हैं। अंदर बज 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 रमिंग की आवाजों के साथ वो सिल्वरी और ग्रे लाइटनिंग एक दूसरे से मिल रही थी। ये बनाती है एक एंशिएंट ग्रे थंडर अरे को, जो कि जमीन पे फैली होती है, और इसके बिल्कुल बीच में बैठी होती हैं दो वुमन। एक ने सिल्वरी ड्रेस पहन रखी थी, उसके चेहरे पे दिखाई देती है गहरी चिंता, तो दूसरे के हल्के ग्रे कलर के रोब्स थे। इस औरत के एक्सप्रेशन काम होते हैं और ब्यूटी ऐसी थी जैसे छुआ नहीं जा सके, लेकिन अभी उसकी आंखों में दुख और गर्व दोनों महसूस कर जा सकते थे। इसकी बस प्रेजेंस ही ओवरवेलमिंग अथॉरिटी को रेडिएट करती है। वैसे इन दोनों को देखे कोई भी कह सकता है कि इनकी उम्रों के बीच में हजारों सालों का अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे ऐसी फीलिंग भी आ रही थी जैसे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के साथ हों। सबसे पहले बोलने वाली होती है दुकीफे, जो पूछती है टीचर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के थंडर लॉर्ड की वो ग्रे आंखें, इनमें दबा हुआ गुस्सा चमकता है। वो रिप्लाई करती है बस अकेले सेवंथ इविल गॉड को हैंडल करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं सेंस कर पा रही हूँ कि उसके पास कोई बहुत सिनिस्टर चीज है। मेरी रिइंकार्नेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं अभी के लिए उसका डायरेक्टली सामना नहीं कर सकती, और इससे पहले तुम जिसे हारी मुझे शक है वो गोस्ट जिम सेंटर से बिलोंग करता है और वो कम से कम डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का बीइंग है। ये सुन के दुकीफे का सर झुक गया था। वो बोलती है टीचर आई एम सॉरी, मैंने रिइंकार्नेशन को कुछ ज्यादा ही जल्दी ट्रिगर कर दिया, जिससे आपको फोर्सफुली अवेकन होना पड़ा। वेल एक्चुअली हम पिछली बैटल में जब शिफेंग टेम्पल के ऊपर डिस्ट्रक्शन का खतरा आ गया था, तो ये दोनों मास्टर और डिसाइपल्स ही थे जो कि एनिमीज को वहां से दूर ले जाते हैं, लेकिन एनिमी फोर्स के पास कई हिडन एक्सपर्ट्स होते हैं। इनमें से हर एक हाफ इविल गॉड से कंपेरेबल था। वहीं पे क्योंकि दुकीफे को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ी टीम नहीं थी, वो अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने के लिए इस अविस में आ जाती है। थोड़ा रुक के दुकीफे हेस्टेट करके बोलती है टीचर क्या आप सच में शाओ क्लैन से नफरत करती हो। अभी कुछ समय पहले मैंने शाओ क्लैन के 5 यामास के साथ फाइट की, लेकिन वो मुझे बिल्कुल दुश्मन जैसे नहीं लगे। उसके इन शब्दों पे थंडर लॉर्ड के एक्सप्रेशन तुरंत ही ट्विस्ट हो जाते हैं। ऊपर देख के बोलती है शाओ
शाओक्लैन, क्या नॉस्टैल्जिक नाम है। अगर हम ये सर्वाइव कर पाए तो मैं शाओक्लैन के हर एक हिडन इमोर्टल को ढूंढूंगी और उन्हें अपने थंडर स्लेव्स में रिफाइन कर लूंगी। थंडर लॉर्ड की वो कोल्ड हंसी की आवाज गूंजती है, वो गहरी अनरिजॉल्व्ड हेटर से भरी हुई आवाज जिसमें पास्ट के कई सीक्रेट छिपे हुए थे। हालांकि अपने मास्टर के एक्सप्रेशंस को देख के दुखी फे भी स्टिफ हो जाती है, बट आगे उसे बोलना ही था। वो पूछती है मास्टर तो अब क्या। थंडर लॉर्ड रिप्लाई करती है कि थंडर फॉर्मेशन पूरी थंडर अविस की पावर को इकट्ठा करती है। ये तुम्हें 6 रीइंकार्नेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। मैं तब तक बाहर जाके तुम्हारे लिए समय निकालती हूँ। इसके अलावा सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सुन के दुखी फे से हिला के बोलती है नहीं मैं जाऊंगी। वो 7th इविल गॉड कुछ ज्यादा ही चालाक है और अकेले आप उसे डील नहीं कर सकते। थंडर लॉर्ड हेडस्टाइड करने लगी थी, लेकिन दुखी फे कदम पहले से आगे बढ़ जाते हैं। इस फॉर्मेशन में बरसने वाली बिजलियां जो क्रैकल क्रैकल के साउंड से इकट्ठा होती है उसके पैरों के नीचे, वो अगले मोमेंट में इस आइलैंड के बैरियर के बाहर चली जाती है। एक्सप्रेशन काम और इंडिफरेंट थे। वो नॉर्थ टेम्पल मास्टर जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है और साथ में ब्लैक पिलर से बंधी हुई यंची, दोनों ही दुखी फे को देख के शॉक हो जाते हैं। दोनों चिल्ला के बोलते हैं डोमेन लॉर्ड। वहीं पे वो किंग हेजू, वो तुरंत ही अपनी सारी सिनिस्टर पावर को फोकस करता है दुखी फे के ऊपर और कहता है लीसोल डोमेन की लॉर्ड, तुम्हें खत्म करना सच में आसान नहीं है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उस व्यक्ति ने भी तुम्हें इरेज नहीं कर पाया। अभी दुखी फे की आंखें ऑलमोस्ट लाइटिंग से जल रही थी। गूंजती उसकी थंडरस मैजेस्टिक आवाज। वो कहती तो एक घोस्ट रियम सेंटर ऑलरेडी इस स्तर तक आ चुका है, तुम्हें अब एक्स्ट्रा टेसल इविल रेस से कोऑपरेट करना पड़ रहा है। हाउ पैथेटिक। इसके रिप्लाई में किंग हेजू स्माइल करके बोलता है अपनी मास्टर लॉर्ड ली को बुलाओ वरना लीसोल डोमेन आज खून से रंग जाएगा। 7 आइड इविल गॉड दयालु है, उनके सामने घुटने टेको, तुम्हें अमरता का वरदान मिलेगा। दुखी फे हंस के बोलती एटर्नल लाइफ, जैसे हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस में सड़ना पड़ेगा, नो थैंक्स। इन शब्दों के साथ उसकी बॉडी इग्नाइट हुई थी। सुनाई देती है थ्रम थ्रम बज की आवाजें। वो एंशिएंट ग्रे लाइटनिंग ऑरा फैलाता जैसे स्पेस टाइम को चीर के कोई प्राइमोरियल बीस्ट जाग रहा हो। इस पावर के सामने पूरा बैटलफील्ड ट्रेम्बल होता है। वो किंग हेजू जैसे काले रंग के धुएं ने सराउंड कर रखा था, उसकी इंडिफरेंट आंखें दुखी फे के ऊपर लॉक हो जाती हैं। वो कहता है तुम्हारी ब्यूटी और टैलेंट इस दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकता। अपने ऐसे ब्रिलियंट फ्यूचर को क्यों दूर फेंकना, बस इन इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मतलब के टाइम पे किसी के नहीं होते हैं। हालांकि बात तो वो काफी सही कह रहा था, लेकिन दुखी फे बस स्माइल करती है। उसकी प्यूपल्स में अचानक से एक चमक निकली थी। टेक्निक का नाम होता है आई ऑफ थंडर कंटेम्प्ट। इमीडिएटली पीछे का स्पेस बूम के साउंड साथ फट गया था। इसमें से बाहर आती कोलोसल ग्रे आई। इसका थंडर सोरा इतना ज्यादा इंटेंस हो चुका था कि ऑलमोस्ट बिजलियों की आग जैसा लगता है। इसके जवाब में उस किंग हेजू ने अपने हाथ को घुमाया था। पीछे से ब्लैक होरा उफान मारता है जैसे कोई सैलाब हो, फिर इसमें से एक ब्लैक बीम निकली थी। दोनों फोर्सेस क्रैश बैंग के साउंड से टकराती हैं। फैलती हैं वो डिस्ट्रक्टिव शॉक वेव्स, जिसकी वजह से थंडर घोस्ट अब इसका आसमान थर्रा के रह गया था। इवन वो 7th इविल गॉड जो कि काले धुएं में छिपा हुआ था, वो भी भौं से गौड़ के बोलता है लड़की इसके पास एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल पावर है, ये है क्या। अभी दुखी फे के ऊपर जो ग्रे आंख अपीयर हुई होती है, ये खुद को एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर में बदल के उसे ढक लेती है। लेकिन हमला करने वाली काले रंग की रोशनियां भी कोई कसर नहीं छोड़ती। वो चीज चीज जिल की साउंड गूंजती हैं। उस थंडर बैरियर पर क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। ये देखे ब्लैक पिलर से बंधी हुई यंची का माथा पसीने से ढक गया था। ये दोनों ही 5th रीइंकार्नेशन के पीक पे थे, लेकिन दुखी फे साफ तौर पे कमजोर होती हुई दिखाई देती है। वो किंग हेजू डार्क आवाज में हंसता है डोमेन लॉर्ड, लगता है पिछली बैटल की तुम्हारी इंजरीज अभी हील नहीं हुई हैं। उसके शरीर से निकलने वाला वो ब्लैक ऑरा ये भूखे भेड़ियों जैसा होता है। दुखी फे भौं से कोड़ के बोलती है तो बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। लगता है बिना 6th रीइंकार्नेशन में कदम रखे विक्ट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी। उसके दिल के अंदर से एक दुख उठा था। इस थंडर अविस घोस्ट डोमेन को ढकने वाली वो अनंत बिजलियां एक जगह पे इकट्ठी होने लगती हैं। ये था आइलैंड का सेंटर। इस पल हेवन और अर्थ बुरी तरीके से हिल रहे होते हैं, जैसे वो थंडर सॉवरेन सच में अवेकन हो रहा हो। एक ब्लैक फिगर जो कि तेजी से इस बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा था, वो इस मंजर को देख के वहीं पे जम जाता है। वो कहता है दुखी फे। दूसरी तरफ स्मोक के अंदर छिपा हुआ 7th इविल गॉड भी दौड़ता है किंग हेजू हम और डिले नहीं कर सकते। अगर थंडर लॉर्ड थोड़ी और भी रिकवर हो गई तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। किंग हेजू सहाय करके बोलता है सच में अफसोस की बात है ऐसी ब्यूटी को तबाह करना, बट इट इज टाइम टू एंड ऑल इविल रिटर्न टू लॉ। इन वर्ड्स पे दुनिया धर्म के साउंड से डिम हो जाती है। वो ब्लैक एनर्जी दुखी फे के थंडर डिफेंसेस को तोड़ के सीधा घुसने लगती है उसके शरीर के अंदर। इस ब्लैक ऑरे के हर एक पतले से धागे में वो डिस्ट्रक्टिव पावर थी, जिसके संपर्क में आते उसकी त्वचा वायलेंटली ट्रेम्बल होती है। बॉडी इंस्टिंक्चुअली श्रिंक हुई थी, जैसे इस अंधकार में खुद मौत छिपी हुई हो। चीफे के चेहरे पे एक ट्रेजिक स्माइल आती है। वो गहरी सांस लेके बोलती है टीचर ब्लेस मी। उसके आईब्राउज के बीच का रीइंकार्नेशन मार्क अचानक से जलने लगा था। राइज होता है कि एंशिएंट ऑरा ये बस अकेला नहीं था, धीरे धीरे एक आर्टिफैक्ट लेवल की फ्लक्चुएशन फैलती है। लेकिन यही वो पल था जब इस दुनिया में सब कुछ थम गया था। डिवाइन जजमेंट की तरह गूंजती है कोल्ड आवाज जो कहती है टैबू पैलेस। किसी आधे चंद्रमा की तरह वो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम्स इस युद्ध के मैदान से अंधकार को चीरती हुई चली आई थी। वो जोश रिप का साउंड गूंजा था। दुखी फे को घेरने वाला वो ब्लैक ऑरा
द्वारा इसका एक भारी भरकम अमाउंट तुरंत ही खत्म हो जाता है। न जाने कहां से गेट अपीयर हुआ था जिसमें से फैलती हुई एंशिएंट होली फ्लेम्स कोई भी इविल फोर्स से हिला नहीं पाती। जब किंग हेजू का अटैक इस दरवाजे से बूम के साउंड से टकराया था, वो फ्लेम्स वॉलेंटली इरप्ट होती हैं। फिर वो इविल ब्लैक एनर्जी बिल्कुल सूखी हुई पत्तियों की तरह डिवावर होती हुई दिखाई देती है। ये थंडर गोस्ट ऑफ इस डोमेन का वॉइड जो कि अंधकार में चला गया था, ये अचानक से जगमगा उठता है। लेकिन इस सब के बाद भी वो टैबू पैलेस बिल्कुल नहीं हिलाता। इस मोमेंट में येंची और सेवंथ इविल गॉड ये साथ में शौक से भरी आवाज में कहते हैं जियान। अभी जियान इस अवेस डोमेन के किनारे पे खड़ा होता है, आंखें होती हैं बिल्कुल कोल्ड। उसकी उंगली का एक इशारा और फ्लेम किसी चाबुक की तरह येंची और बाकियों की बंदिशों को तोड़ देती है। वो कहता है अच्छी बात है, मैं समय से पहले आ गया। अभी उस किंग हेजू के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे क्योंकि जियान की रेपुटेशन आउटर डोमेन्स में पहले ही फैल चुकी है। साथ होली फ्लेम्स फ्लेम मंत्रा वो इविल पावर का नेचुरल सप्रेसर था। सुनाई देती है उस इविल गॉड की आवाज जो कहता है तो इविल स्पाइडर फेल हो गई। हाँ, वो सेवंथ इविल गॉड ऐसे जियान को देख रहा था जैसे वो एक ही बार में जियान की सारी एबिलिटीज को समझना चाहता हो। वो कहता है किंग हेजू तुम टेस्ट करो कि क्या तुम अभी यहाँ पे किसी को खत्म कर सकते हो। एक बार फिर से गूंजती है शावो बूम 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 की आवाजें। वो इविल डिमोनिक और राइज हुआ था। एट द सेम टाइम जियान की धड़कनें भी थोड़ी सी तेज हो जाती हैं क्योंकि अब वो फेस नहीं कर रहा था किसी हाफ इविल गॉड को बल्कि ट्रू सेवंथ इविल गॉड था। वो दुखी फेस से बोलता है चीफ है इस इविल गॉड को मेरे ऊपर छोड़ो, तुम उस हाफ इविल गॉड को संभालो। जियान अपनी जेंटल होली पावर को उसकी तरफ भेजता है जिससे उसके रीइंकार्नेशन टेक्निक रुक सके। लेकिन दुकेफी की आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। इमोशंस हुए थे वॉलेंट वो हम्प करती है। वो जियान की पावर को दूर ढकेल देती है। ये देखिए जियान स्टार्टर्ड हो गया था। तभी गूंजती है चीफे की आवाज की हमारे बीच में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये है लीसोल डोमेन का मैटर। तुम आउटसाइडर्स को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी येंची हो या फिर नॉर्थ टेंपल मास्टर दोनों ही चुपचाप से अपने कदमों को पीछे लेते हैं। जियान हल्की आवाज में बोलता है मैं एंडलेस फाइटरिटी को रिप्रेजेंट करते हुए घोस्ट वर्ल्ड को सपोर्ट करने आया हूँ, न कि तुम्हें पर्सनली सेव करने। इसलिए तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं वो इंतजार कर सकती हैं। हमें पहले इस दुश्मन से निपटना होगा। लेकिन दुकीफे पैनी आवाज में हंसती एंडलेस फायर टेरिटरी सच में क्या ग्रैंड नेम है। लेकिन अगर आज भले मेरी जान भी चली जाए तभी मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, खास करके तुम शाओक्लैन के डिसेंडेंट्स। उसके एक्सप्रेशन गुस्से की वजह से ट्विस्ट हो रहे थे। वो आगे बोलती है तुम शाओक्लैन के लोग हिपोक्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं हो, जो मौत से डरते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ डिजास्टर लेके आते हैं। उसकी आंखें भी पागलपन से भर चुकी थी, मानो वो सामने के दोनों टेरिफाइंग एनिमीज को बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। इस मोमेंट में चाहे सेवंथ इविल गॉड हो या फिर जियान, दोनों ये चंबे में जम गए होते हैं। आसमान में थंडर रोर करती है, वही नीचे जल रही होती है होली फ्लेम। अब लगता है जियान भी फाइनली अपने एक्सप्रेशंस को डार्क होने से रोकता नहीं है। उसकी मैजेस्टिक आवाज इस पूरे थंडर सर्विस डोमेन में गूंजी थी। वो पूछता है कि इतनी परेशानी खड़ी करना काफी नहीं है और क्या तुम सच में चाहते हो कि लीसोल टेरिटरी के वो काउंटलेस पावर हाउसेस बस तुम्हारी जिद की वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के हाथों अपनी जान गवा दें। तुम खुद डोमेन लॉर्ड हो, क्या इन्हें प्रोटेक्ट करना तुम्हारा धर्म नहीं है और तुम जैसे अपने आप को सही समझ के जिदपन दिखा रही हो, तुम एक रूलर होने की वर्दी नहीं हो। इन शब्दों को सुन के दुकीफी की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो जाती हैं। वो रिप्लाई करती मेरी लीसोल टेरिटरी को कुछ नहीं होगा और ना ही हमें तुम्हारी मर्सी चाहिए। स्पेशली तुम शाओक्लैन के डिसेंडेंट्स का हमारे ऊपर उंगली उठाना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए चले जाओ। उसका ऑरा वॉलेंटली राइज हुआ था। आईब्रोज के बीच में से निकलने वाली डीप एंशिएंट फिजिकल पावर ये हर सेकंड के साथ और भी घनी होती जा रही थी। अब लगता है फाइनली जियान के धैर्य का भी बांध टूटता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी डोमेन लॉर्ड आज मर भी जाती है मैं तभी लीसोल टेरिटरी के मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं शाओक्लैन का डिसेंडेंट जियान, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना ही तुम्हारा और ना ही डेफिनेटली तुम्हारी मास्टर थंडर लॉर्ड का। उसकी ऑरेंज गोल्ड फ्लेम्स वेंग 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 की आवाजों के साथ बिल्कुल किसी गुस्सैल ड्रैगन की तरह रोर करती है। फिर वो अपने कदमों को खींच लेता है। वो इस थंडर अवेस डोमेन के किनारे पे चला गया था, मानो इस युद्ध को वो छोड़ रहा हो। अगर वो उसकी मदद को रिएक्ट कर रही है तो कॉन्सिक्वेंसेस उसे खुद फेस करने होंगे। अभी उन गोल गोल घूमने वाले ब्लैक स्मोक क्लाउड्स के अंदर वो सेवंथ इविल गॉड भी हेस्टेट करने लगा था। वो मनी मन में सोचता है क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वहीं पे वो किंग हेजू वो मजाक उड़ाते हुए कहता है योर मैजेस्टी ये सच है, लगता है ये बढ़ चुके हैं। जैसे वो अपने हाथ को उठाता है वो क्लोसल डिमोनिक पिलर बैम के साउंड से जमीन से निकला था। इसे सिनिस्टर ऑरे ने ढक रखा था जिसे किसी का भी दिमाग करप्ट हो जाए। पूरे थंडर अवेस में ब्लैक एनर्जी सैलाब की तरह फैलती है। वो सेवंथ इविल गॉड भी तुरंत डिसीजन लेता है। वो कहता है इस दुकीफे को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं उस जियान को टेस्ट करूंगा। भले आज हम इन्हें खत्म न कर पाए लेकिन एटलीस्ट इनकी लिमिट्स तो जान नहीं सकते हैं। इतना बोल के वो ब्लैक स्मोक ये शुआ शुआ के साउंड के साथ जियान की तरफ बढ़ने लगता है। इस ब्लैक ऑरे के सामने एक डेमोनिक इविल फिस्ट बनती है जो स्पेस को चीर के आगे चली गई थी। लेकिन तभी किसी फैंटम की तरह दुकीफे इस अटैक के सामने अपीयर हुई थी। वो बोलती है तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। वो इविल गॉड कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है बिना थंडर लॉर्ड के तुम कुछ नहीं हो। उसका वो डरावना किलिंग इंटेंट मानो चीफी की बॉडी को छलनी कर रहा हो। ऐसे प्रेशर के सामने इवन येंची की बॉडी भी स्ट्रेफ पड़ जाती है। लेकिन
दुखी फेवर स्माइल करती है। वो कहती है आज मरने वाले बस तुम हो। इसी मोमेंट में उसके आईब्रोज के बीच का रिइंकार्नेशन मार्क, इसमें से निकलती कुछ चिरचिर की आवाजें, एक एंशिएंट मिस्टीरियस टेरिफाइंग प्राइमोडियल लाइट। ये जिस मोमेंट में अपीयर हुई थी आसपास का ब्लैक स्मोक ट्रेम्बल हो जाता है। इवन इविल गॉड के दिमाग में भी फियर अनकंट्रोलेबली राइज हुआ था। वो कहता है क्या है, उसे दुखी फे के सर के ऊपर एक हल्का सा प्रोजेक्शन दिखाई दिया था। ये 1 इंच लंबा छाता होता है जिसमें जैसे जैसे और भी थंडर अब्सॉर्ब होती है सॉलिड होता जा रहा था। इस मोमेंट में किंग हेजू के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहता है घोस्ट रियम का फर्स्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट द 10,000 घोस्ट एंड गॉड्स अम्ब्रेला। अभी उस 7th इविल गॉड के चेहरे पे कंटेम्प्ट का नामो निशान नहीं था। वो कहता है तो ये सुप्रीम आर्टिफैक्ट एक्चुअली में तुम्हारे हाथ लग गया। मैं तभी कहूँ कि लड़की तू मुझे चैलेंज कैसे कर रही है। वो काला धुआं वर्ल्डली चर्न हुआ था जैसे पहली बार सीरियसली प्रिपेयर हो रहा हो। दुकेफे का एक हाथ पकड़ता है उस अम्ब्रेला को। वो कहती है मेरे लीसो और डोमेन के ऊपर तुमने जैसे अत्याचार किए हैं उसके बदले में आज डिवाइन वेपन तुम्हें यहीं पे दफन कर देगा। उस पतले से देखने वाले छाते में से इवन दुकीफे को भी वो ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स फील हो रही होती है। इसे कंपेयर किया जाए तो हाफ इविल गॉड का ऑरा भी बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगता है। वो 7th इविल गॉड दहाड़ता है तुम्हारी स्ट्रेंथ अब भी बस पीक 5th इनकार्नेशन पे है। भले ही तुम्हारे पास एक आर्टिफैक्ट हो तुम तब भी मुझे डिफीट नहीं कर सकती। उसका शरीर अभी उस स्मोक के अंदर रहा था। वो क्लियरली अभी किसी चीज को छिपाना चाहता था। वहीं पे जियान जो कि थंडर एविस के एज पे पहुंच चुका होता है वो इस पूरे मंजर को चुपचाप से देखता है। हालांकि अंदर ही अंदर से उसका गुस्सा फेड नहीं हुआ होता बट बाहर से उसकी आंखें शांत थी। उस अम्ब्रेला की जो बोन्स होती हैं मतलब जो छड़ें जो कि पूरे छाते को सपोर्ट करती हैं ये भी इंटेंसली चमक रही होती हैं। जन का सोल परसेप्शन सेंस कर पाता है उन अजीब से पैटर्न्स को जो कि हेवन और अर्थ की डिस्ट्रॉइंग पावर को लेके चुपचाप से इस छाते में समाये होते हैं। जियान कहता है तो ये गोस्ट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट है। इवन घायल होने के बाद भी दुकीफे की स्ट्रेंथ इस डिवाइन वेपन के साथ इस इविल गॉड की बराबरी पे होती है। लेकिन ये अच्छे से महसूस कर पाता है 7th इविल गॉड की रियल पावर। ये कम से कम 6 रीइंकार्नेशन रियल्म की है। तभी चीफे की फुसफुसाने की आवाज पूरे रियल में गूंजी थी। ये थी फर्स्ट फॉर्म 1000 मैकेनिज्म। वो कहती है 1 अम्ब्रेला 1000 मैकेनिज्म ब्लेड्स। उस छाते में से जुशिंग साउंड के साथ निकलती है ब्लैक रेडियंस। इस काले रंग की रोशनी ने हेवन और अर्थ से रेजोनेंस बना लिया था। फिर वो छाता बीच में से फटता है। इसके 2 हिस्से इंस्टेंटली सेपरेट हो गए थे और वो छड़ें बिल्कुल फूल की पत्तियों की तरह खिलती हैं। इनके अंदर के एंशिएंट पैटर्न्स जलने लगते हैं। वो गूंजती हैं घोस्ट की दहाड़ों की आवाजें जो आसमान को भी ओवरवेलमिंग सप्रेशन से ढक लेती हैं। ये पूरा थंडर एविस ट्रेम्बल हो गया था। एक तूफान जिसके सामने दुनियाएं भी अनाइलेट हो जाए वो तैयार होता नीचे डिसेंड होने को। लेकिन सच्चाई ये थी कि बैटल बस शुरू ही होती है। जब दुकीफे की थंडर जैसी आवाज हेवन अर्थ में गूंजी थी हवा में राइज होने वाला वो छाता ये वॉलेंटली घूमना शुरू कर देता है और हर एक रोटेशन के साथ वो एंडलेस डार्क पैटर्न्स फैलते हैं। ये इतने ज्यादा पैनी थे कि हवा भी बीच में से फट जाती है। वर्ड में से रिव रिव क्रैक की आवाजें आती हैं। स्पेस की लेयर बाय लेयर उधड़ती चली गई थी। फॉर्म होता है एक टेरिफाइंग वॉर्टेक्स जो कि 7th इविल गॉड के ब्लैक स्मोक बैरियर में बैंग के साउंड से टकराता है। जवाब में वो 7th इविल गॉड हम्प करके बोलता है बस छोटी सी ट्रिक्स। एक विस्कस डिमोनिक इविल एनर्जी का अंबार ये किसी ढहते हुए समंदर की तरह नीचे आया था। युद्ध के मैदान में मेटेलिक एक्सप्लोजन्स के साउंड गूंजते हैं। वो टूटते हुए सितारों जैसी चिंगारियां ऐसे फैलती हैं मानो पूरे अबिस को चीर देना चाहती हूँ। अगर ये थंडर अबिस डोमेन नहीं होता तो शायद ये पूरी दुनिया ही फट गई होती। अभी पीपल्स तो उस किंग जेयू की भी श्रिंक हो गई थी। वो समझ नहीं पाता कि कैसी पावर है। दूर से तो वो छाता बिल्कुल नॉर्मल लगता था लेकिन दुकीफे की वो टेक्निक में जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी ये उस इविल गॉड को भी खतरे में डालने काफी होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इस क्लैश का अंत हुआ था। ये होता है बराबरी का सामना। इस मोमेंट में उस 7th इविल गॉड का बोलने का लहजा और भी ठंडा पड़ गया था। वो तारीफ करते हुए बोलता है घोस्ट रियम का नंबर 1 आर्टिफैक्ट ये सच में अपनी रेपुटेशन का वर्थ दी है लेकिन बस इसका सहारा लेकिन मुझे हराने की कोशिश लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया है। ये कहते उसकी बॉडी को ढकने वाले धुएं का आकार बढ़ने लगता है। ये जैसे एक डार्क अविस जाग रहा हो। उसके पीछे के स्पेस में एक वॉर्टेक्स बना था जो टेरिफाइंग स्पीड के साथ रोटेट होने लगता है। इसमें से निकलने वाली सक्शन फोर्स हेवन और अर्थ को सॉल्व करने लगती है। फिर फाइनली वॉर्टेक्स में से सुनाई देती है हमें कुछ टैप 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 की आवाजें। ये फुटस्टेप साउंड थे। कुछ ही देर में हम इसमें से एक परछाई को निकलते हुए देखते हैं। फिर 1 2 3 100 फिगर्स। इन सब के चेहरों पे खून और आंखें खाली थी। इन फिगर्स को देख के एक्सप्रेशन तो जियान के भी चेंज हो गए थे। उसके चेहरे पे गुस्सा को शौक ढक लेता है। वो कहता है इरिन अर्थ स्पिरिट एल्डर ये तो बिल्कुल 10 टेंपल यामा के बचे हुए 5 लोग हैं। अभी इन सबको कंट्रोल किया जा रहा था। इनके और इविल पावर ने ट्विस्ट करके पहले से स्ट्रॉन्ग बना दिए होते हैं। वहीं पे चेहरे पे जो सैवेजनेस होती है जैसे किसी भी बात को सुन न सकते हो। अभी जियान के अंदर की होली फ्लेम से इंस्टिंक्चुअली राइज होती है जैसे गुस्सा हो रही हो। वहीं पे चीफ लेती गहरी सांस। हैंड सीज भी चेंज हुई थी। टेक्निक का नाम था सेकंड अम्ब्रेला हेवन अर्थ अनहाइलेशन। छाता एक लेवल और ऊपर उठाता फिर ये बढ़ जाता है छोटे छोटे तारों जैसे फ्रेगमेंट्स में। ये जहाँ जहाँ से गुजरते हैं एक्सप्लोजन्स के साउंड गूंजते हैं बट टेक्निक यहाँ तक नहीं रुकती। अभी चीफ
चीफे का फिगर भी गोल गोल घूमने लगा था, जैसे वो उस आर्टिफैक्ट के लिए पावर को इकट्ठा कर रही हो। ये ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन का ऐसा मेल, ये अच्छे अच्छों की सांसें थमा सकता था। ये था थर्ड अम्ब्रेला स्काई ड्रेंस, फिर पीछे फोर्थ अम्ब्रेला फॉल इन लाइफ टाइम, उसके पीछे एक डार्क फैंटम अपीयर होता है, मानो एक काले रंग की रोशनी हेवन और अर्थ को चीर के आई हो। ये किसी दूसरी दुनिया में डिसेंड हो रही थी। दुकीफे की हर एक टेक्निक के साथ इस छाते में से एक के बाद एक लेयर निकलती है। ये हेवन शेकिंग अथॉरिटी थी। इस मोमेंट में पूरा इविल डेमोनिक वॉर्टेक्स भी ट्रेम्बल हो जाता है। वो सेवंथ इविल गॉड अपनी हाथ को वेव करके बोलता है खत्म कर दो इसे। ये सुन के वो हजारों कंट्रोल्ड एक्सपर्ट्स फिरोशियस बीस्ट की तरह एक साथ आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली पांचों एकेडमीज के टॉप एलीट थे, लेकिन अब बिल्कुल कठपुतली बन चुके होते हैं। रई तो जियान के सीने में भी उबल रहा था। वो कहता है बहुत हो गया। युद्ध के मैदान में बैम 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 शावू की साउंड के साथ उसकी होली फ्लेम्स एक्सपैंड होने लगती है, लेकिन उसका रास्ता रोकता है किंग हेजू, जो कि 10 डेमोनिक प्लेयर्स को उसकी तरफ भेज देता है। अभी उस किंग हेजू की त्वचा के नीचे कई इविल पैटर्न्स ब्लैक पैरासाइट्स की तरह विगल कर रहे थे। रिलीज करते हैं एंशिएंट इविल ऑरे को। वो कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, और इस किंग के होते हुए तुम हिज मैजेस्टी के प्लान को खराब नहीं कर सकते। जियान के पास वैसे भी टाइम नहीं था। वो ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है तो मर जाके। स्पेस फटता है अटैक के साउंड के साथ। वो थंडर और फ्लेम की एनर्जी एक साथ एक्सप्लोड होती है। दोनों वॉलेंटली क्लैश करते हैं। तभी लगता है उस सेवंथ इविल गॉड को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उस काले धुएं में से निकलती एक गहरी हरे रंग की आर्म, ये सीधा दुकीफे की तरफ पॉइंट हुई थी। ये थी किलिंग स्ट्राइक। भले जियान का अंग गुस्से से भरा हुआ हो, वो तभी तुरंत रिएक्ट करके बोलते हैं वाटर स्प्राउट हेवली वाटरफॉल। चीफे के सर के ऊपर का आसमान फटता है। इसमें से निकला था कोलोसल वाटर टॉर्नेडो, जिसका आकार 10,000 फीट का रहा होगा। ये लास्ट मोमेंट में चीफे को शील्ड कर देता है। वो सिनिस्टर अटैक क्रैश के साउंड से टकराया था, लेकिन हमें बोलना नहीं चाहिए कि जियान को वाटर आर्ट ये खुद ड्रैगन किंग बैक्शिया ने सिखाई होती है। वो अटैक तुरंत ही क्रश हो जाता है। इस सीन को देख के सेवंथ इविल गॉड समझ गया था कि आज यहाँ पे दाल नहीं पकने वाली। वो हंस के बोलता है रिट्रीट, हम फाइनल बैटल में फिर से मिलेंगे। उसके आसपास का धुआं रोल हुआ था। फिर किंग हेजू और वो एक बार में गायब हो जाते हैं। लगता है उसका जाने का डिसीजन बस जियान की वजह से नहीं था, क्योंकि जैसे ही गायब हुआ था इस थंडर आइलैंड के आसपास का स्पेस वॉलेंटली फ्लक्चुएट होता है। अवेकन होती एक टेरिफाइंग पावर। साफ तौर पे इविल गॉड को डर इस चीज का था। अब भले दुश्मन चले गए हों, लेकिन वो कूड़ा कचरा फिर भी छोड़ गए थे। जियान रिलीज करते हैं अपनी होली फ्लेम्स को, जो सिजल सिजल के साउंड के साथ इस थंडर अबिस डोमेन में फैली सारी इविल एनर्जीज को खत्म करने लगी थी। शांति एक बार फिर से लौटती है। वो अम्ब्रेला भी चीफे के हाथ में आ गया था, लेकिन सांसें अभी उसकी भारी होती हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड नजरों से जियान को देख के बोलती है जियान जाओ यहाँ से, टीचर जागने वाली है। अगर उन्हें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी मालूम पड़ गई तो फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। एक्चुअली में कुछ समय पहले जो उसने हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी दिखाई थी, वो उसकी असली इंटेंशन नहीं थी। हाउएवर जियान से ला के बोलता है तुम एक चीज के बारे में बिल्कुल सही हो, लेकिन वो गलत। इवन तुम्हारी टीचर, उनके पास भी अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी इच्छाओं को फोर्स कर सकें। इतना कह के उसकी नजरें थंडर आइलैंड की तरफ जाती हैं और वो कहता है थंडर लॉर्ड बाहर आओ। जिस मोमेंट में उसके होठों से शब्द निकले थे, उस बिजलियों से ढके टापू के अंदर से अचानक से उठता है एक बाउंडलेस ऑरा। वो एंशिएंट थ्रम का साउंड जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। वो बिजलियां एक जगह पे ऐसे इकट्ठा होती हैं जैसे वो अपनी एंशिएंट किंग का स्वागत कर रही हो। इवन दूर से भी प्रेशर जियान की सोल को हिला के रख देता है। अब उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, ऐसी डोमिनेंस को पोजेस करने वाला बस एक ही एग्जिस्टेंस हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो थी थंडर लॉर्ड। अब सवाल ये है कि क्या जियान की सच में यहाँ पे बैंड बजने वाली है? वेल, हम इसका आंसर जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और साथ में हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि शाओक्लेन और थंडर लॉर्ड के बीच में एक्चुअली में दुश्मनी है किस बात की। वैसे आपको क्या उम्मीद है कमेंट्स में लिख के बताना। बेसिकली अगले एपिसोड को एक हल्का सा ब्रेक कह सकते हो, क्योंकि उसके बिल्कुल एंड में शुरू हो जाएगी फाइनल बैटल। हमें इस आर्क में कई सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, और अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जिनसे नहीं हो रहा है कल के एपिसोड का इंतजार, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जिसे आप देख पाओगे शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड्स। और जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या इमोर्टल गॉड्स तक अपग्रेड करना होगा। सो या दिस इज गुड बाय।